पीएचपी के कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। पहला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या उपयोग है। और एक और सवाल आएगा अभी, वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जैसे सी हो गया, C++ हो गया, आपका C# हो गया, जावा हो गया, इन सब में ये आपको ब्रेक, कंटिन्यू ये बहुत मिलता है। तो क्योंकि हम जानते हैं पीएचपी बनाई गई सी से ही ली गई है और बहुत सारे कंस्ट्रक्ट इसके सी से मिलते जुलते हैं, तो ब्रेक और कंटिन्यू भी उसी तरीके से है। ब्रेक मतलब क्या होता है कि आप के पास ये प्रोग्राम है, ऐसे करके अलग अलग ब्लॉक्स है, ये इनरमोस्ट ब्लॉक है। अगर आपको इनरमोस्ट ब्लॉक से बाहर आना है, यानी कि इस ब्लॉक से बाहर आना है, तो आप ब्रेक यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अभी हटा दीजिए, यहां पर आपको इसके बाहर आना है, तो आप ब्रेक का उपयोग करते हैं। यानी कि कभी भी किसी भी लूप से बाहर आना है तो आप ब्रेक यूज करते हैं। अब कंटिन्यू क्या हुआ फिर? कंटिन्यू क्या हुआ? कंटिन्यू ये हुआ कि आपने एक लूप लगाया, मान लीजिए 1 से 10 तक लगाया, तो जो भी इसके कंटेंट होंगे अंदर वो 10 बार चल जाएंगे, 1 से 10 तक चलेंगे। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूं 5 के लिए ना चले, 1 2 3 4 के लिए चले, 5 को लिए ना चले, 6 से आगे चले, तो 5 के लिए नहीं चलाना चाहता हूं। तो मैं लिख दूंगा इफ आई, मान लीजिए आई है ये, इक्वल टू 5, कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही ये 5 पे कुछ भी काम नहीं करेगा, सीधा दोबारा शुरुआत पे चला जाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब है कोई लूपिंग के मेंबर्स आप एक तरीके से जंप करना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं, उसके लिए हम कंटिन्यू यूज करते हैं। अगला है एक्सप्लेन दी सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स आपको बताना है। फॉर ईच का मतलब ये होता है कि पहले फॉर तो आपने, मतलब अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप लोग का सरोकार है, तो फॉर का मतलब ये होता है कि आप लूप कंस्ट्रक्ट है ये। फॉर का मतलब होता है, अगर मैं एक नेचुरल कंस्ट्रक्ट लूं, जैसे i इक्वल टू 0, 0 से शुरुआत किया, i लेस देन 10, 10 तक, फिर i++। पिछला जो अभी हमने ब्रेक और कंटिन्यू का दिया, उसी के उस पे चल रहे हैं, जो हमने वहां बात की वही उसी का एग्जांपल मैंने दे दिया। ये फॉर के लिए हो गया कि 0 से शुरुआत करिए, 10 तक चलिए, बल्कि 9 तक चलेगा ये, और i++ आप कराइए, ठीक है, करके बढ़ता रहेगा। और जब इसके अंदर आप अपनी लाइनें लिख दीजिए जो भी आप इससे कराना चाहते हैं। फॉर ईच जो होता है वो एरे के लिए यूज होता है। दिस इज यूज फॉर एरे। तो फॉर ईच का कॉन्स्ट्रक्ट ये है, पहले दिखाता हूँ कॉन्स्ट्रक्ट इस तरीके से है। फॉर ईच एरे एज वैल्यू, एरे एज वैल्यू मतलब एक एरे हो गया, एरे में वैल्यू है, तो एक बार में पहली वैल्यू, फिर अगली बार जब ये लूप खत्म होकर आगे बढ़ेगा तो फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर इस तरीके से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी करके जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो फॉर ईच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं ताकि हम एरेज को लूप थ्रू कर सके, ठीक है। हर बार एरे की वैल्यू ले लेके कोई ना कोई काम हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप जो वैल्यू है ये बेसिकली एक वेरिएबल है, और वैल्यू में ये वैल्यू आ रही है, जो भी एरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, फिर ये नेक्स्ट पे जाता रहेगा और प्रोसेस होता रहेगा। अगला सवाल है व्हाट इज न्यूमेरिक एरे। न्यूमेरिक एरे का मतलब होता है एक एरे जिसका इंडेक्स न्यूमेरिक होता है और जिसमें एलिमेंट हमेशा लीनियर फैशन में स्टोर होते हैं एकदम। इसको आप स्टोर भी यहां ऐसे 1 by 1 करेंगे, और एक्सेस करने के लिए भी आपको 1 by 1 जाना पड़ेगा। मतलब बीच की चीज एक्सेस करने के लिए आपको शुरुआत से वहां तक जाना पड़ेगा। एसोसिएट एरे या एसोसिएटिव एरे क्या होता है? एसोसिएटिव एरे कोई भी एरे जहां पर, यहां पर जैसे इंडेक्स न्यूमेरिक था, यहां पर इंडेक्स आपका स्ट्रिंग्स है, तो यहां पर जो एलिमेंट की वैल्यूज है इस एरे में वैल्यू भी रखी जाएगी, साथ में उसकी की वैल्यूज भी रखी जाएगी। यानी कि ये की वैल्यू पेयर है, ये की वैल्यू पेयर है। और की वैल्यू पेयर रखा है तो उसमें कोई ऐसी लिनियरिटी की जरूरत नहीं है। की वैल्यू है, जब भी आप की उठाएंगे, की कहीं भी हो, उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे आपने कहा कैपिटल, तो न्यू दिल्ली की आपने इंडिया की न्यू दिल्ली दे दी, पाकिस्तान की आपने इस्लामाबाद दे दी, आई होप आई एम राइट। और ऐसे करके आप
यूएस की वाशिंगटन डीसी दे दी, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिकली ये न्यूमेरिक पे जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज मल्टी डिमेंशनल एरे? ये क्या होता है मल्टी डिमेंशनल एरे? मल्टी डिमेंशनल एरे का मतलब ये होता है, जैसे ये अभी मैंने आपको एक एरे बताया, ये एक डिमेंशनल एरे है, सिंगल डिमेंशनल एरे है, यहाँ पर वैल्यूज रखी होंगी। अगर आप एक और ऐसे जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एरेज ऑफ एरे ना, यानी कि ये एक एरे है जिसमें 2 एलिमेंट है और वो 2 एलिमेंट भी एरेज है, तो मल्टी डिमेंशनल एरे। मल्टी डिमेंशनल एरे मतलब एक से ज्यादा अगर आप डिमेंशन में एरे रखते हैं तो उसे हम मल्टी डिमेंशनल एरे कहते हैं। हाउ विल यू कॉन्केटेनेट 2 स्ट्रिंग्स इन पीएचपी? बहुत आसान है, इसमें डॉट लगाना है। 2 वैल्यूज के बीच में डॉट लगा दीजिए, दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर कॉन्केटिनेट करना है 2 स्ट्रिंग वेरिएबल को, तो आप ये डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग, अच्छा मैं बता दूं आपको कि पीएचपी की शुरुआत जो होती है वो एंगल ब्रैकेट से होती है, बंद भी एंगल ब्रैकेट से होती है। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस यहाँ पर पीएचपी से शुरू करना है और यहाँ आपको पीएचपी को कंटेंट लिख देने। ये शुरुआत है, ये एंड है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये शुरुआत है, ये एंड है, शुरुआत है, ये एंड है। अब आपने क्या कर लिया? वेरिएबल लिया। वेरिएबल आपने दिया हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आपने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसका नाम, जिसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 मान लीजिए। ये भी स्ट्रिंग है, वैसे डबल कोट्स में लिखा है इसलिए स्ट्रिंग है। अब दोनों को कंबाइन करना है तो यहाँ डॉट ऑपरेटर लिया, एक स्पेस दे दिया बीच में, डबल कोट्स में स्पेस दे दिया और यहाँ पर डॉट कर दिया, तो स्ट्रिंग 1 के साथ स्ट्रिंग 2 जुड़ जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाए। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। तो ये तरीका है डॉट लगाते, कितना आसान है डॉट लगा के। तो ये हेलो वर्ल्ड के साथ 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 आएगा, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4। How will you find the length of a string in PHP? तो इसके लिए strlen फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ नापने के लिए, जानने के लिए। तो जो स्ट्रिंग लेंथ, हम ध्यान रखिएगा जो भी फंक्शन होता है उसके आगे राउंड ब्रैकेट आते हैं, उसी से पता चलता है कि ये फंक्शन है। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ये हम यूज करते हैं या इसका उपयोग करते हैं ताकि हम लेंथ प्राप्त कर सके। और जैसे हेलो स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक्सक्लेमेशन और ये भी ले लीजिए साथ में, क्या ले लीजिए? ये स्पेस, व्हाइट स्पेस कहते हैं इसको, जो बीच में ओ और डब्ल्यू के बीच में है ना, व्हाइट स्पेस। तो मिला के 12 हो गया। तो अगर मैं इसकी स्ट्रिंग लेंथ नापूं, इको मतलब प्रिंट करना, इको से अभी कोई हमारा वास्ता नहीं है, इको जस्ट टू प्रिंट। अगर यहाँ प्रिंट भी लिख देते तो भी चलता, हमको देखना है इस बात को। स्ट्रिंग लेंथ हेलो वर्ल्ड, अगर इसके आगे मैं इसको स्ट्रिंग लेंथ अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये कितनी आएगी? स्ट्रिंग लेंथ प्रिंट करके 12। ऐसे हाउ विल यू लोकेट अ स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग इन पीएचपी? तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग प्राप्त करना, मतलब एक लंबी सी स्ट्रिंग है, उसके बीच में हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग पता करें कहां पर है, तो उसके लिए strpos करके फंक्शन है, स्ट्रिंग पोजीशन करके फंक्शन है। तो आप देखिएगा स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन कैसे काम करेगा, पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये क्या करता है कि ये सर्च करता है कोई स्ट्रिंग, या आप एक कैरेक्टर भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैच आपको मिल जाता है तो फंक्शन ये क्या रिटर्न करेगा? ये वो पोजीशन का नंबर रिटर्न करेगा जहां पर पहला मैच हो गया। अगर बाई चांस मैच नहीं हो पाता, यानी कि पूरी स्ट्रिंग में, ये मान लीजिए जो हरे में लिखा हुआ है, मैं इसमें इंडिया ढूंढने लगूं तो इंडिया इसके बीच में तो कहीं है नहीं, तो ये रिटर्न करेगा फाउंड, नॉट फाउंड, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम इसमें देखते हैं, ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये इसमें हम ढूंढना चाहते हैं वर्ल्ड कहां से है। तो स्ट्रिंग पोजीशन हमको बताता है, ये स्ट्रिंग पोजीशन इस कंटेंट में ये चीज ढूंढेगा और कहां पर है वहां पर बता देगा। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वर्ल्ड कहां मिल रहा है? इस पोजीशन पे, जो कि नंबर है 6। ये इसका उत्तर होता है। हाउ विल यू गेट एनवायरमेंट वेरिएबल्स इन पीएचपी? पीएचपी में एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे लेंगे? उसके लिए गेट env फंक्शन है, गेट env फंक्शन। हाउ विल यू गेट ब्राउजर डिटेल यूजिंग पीएचपी? अगर आपको ब्राउजर का डिटेल और ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल वगैरह पता करना है तो उसके लिए हमारे पास है http यूजर एजेंट। तो ये जो एक एनवायरमेंट वेरिएबल पीएचपी सेट करता है उसे कहते हैं http यूजर एजेंट, जो ये आइडेंटिफाई करता है, बताएगा आपको कि यूजर का ब्राउजर क्या है, यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हाउ विल यू जनरेट रैंडम नंबर्स यूजिंग पीएचपी? पीएचपी से रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे? तो रैंड और अभी आपको बताऊंगा मैं आपको srand कैसे, देखिएगा। PHP रैंड फंक्शन इसको यूज करते हैं रैंडम नंबर के लिए।
तो ये किसी एक रेंज के बीच में, जैसे आप 1.25 और 1.26 के बीच में सारे रैंडम नंबर निकालना चाहते हैं तो ये आपको वैल्यू देगा। ओके, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि रैंडम नंबर इसको सीड करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए 1.25 1 आ जाए, एक बार 1.25 2 आ जाए, तो ये एक पैटर्न बना लेगा। ये पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए हम srand फंक्शन यूज करते हैं। क्या फंक्शन यूज करते हैं? srand फंक्शन, ताकि ये पैटर्न दे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ PHP सेल्फ वेरिएबल? PHP सेल्फ वेरिएबल क्या करता है? ये डिफॉल्ट वेरिएबल है PHP सेल्फ। ये हम यूज करते हैं, या PHP यूज करती है, यूज फॉर PHP स्क्रिप्ट का नाम। तो जब भी आप सबमिट बटन करेंगे तो जो भी आपका उस समय PHP स्क्रिप्ट होगी वो आपकी कॉल की जाएगी। हाउ विल यू रीडायरेक्ट अ पेज यूजिंग PHP? तो उसका बड़ा आसान तरीका है। PHP हेडर फंक्शन रॉ हेडर देता है, सप्लाइज रॉ हेडर्स ब्राउजर को भी, और उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी और लोकेशन पे। ये फायदा है इसका। तो जो रीडायरेक्शन स्क्रिप्ट है वो हमेशा पेज, ये उत्तर यहां से यहां तक हो गया बस, बाकी सब एडिशनल है। एडिशनल ये है कि जो रीडायरेक्शन स्क्रिप्ट है वो हमेशा पेज के ऊपर रहनी चाहिए, ताकि और बाकी जो पेज हैं, बाकी जो चीजें हैं उसमें लोडिंग में दिक्कत ना हो। जो टारगेट है वो लोकेशन के हिसाब से स्पेसिफाई होना चाहिए। जो हेडर है वो हेडर फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट जाना चाहिए। जब एक फंक्शन कॉल हो जाए तो जो एग्जिट फंक्शन है वो आपको यूज करना है, ताकि आप बाकी जो कोड है उसकी पार्सिंग उसको रोक सके, हॉल्ट कर सके। हाउ कैन यू डिस्प्ले अ फाइल डाउनलोडेड डायलॉग बॉक्स यूजिंग PHP? तो उसके लिए आपके पास जो मैं दिखा दूंगा, इसका एग्जांपल भी है। जो HTTP हेडर है वो एक्चुअल हेडर से अलग है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो कंटेंट टाइप है उसको टेक्स्ट HTML के नाम से भेज सकते हैं। तो इस केस में, इस वाले केस में हम जब ये वाला काम करेंगे तो हमारा जो कंटेंट टाइप है वो थोड़ा अलग होगा। वो होगा एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रिंग, और वहां पर एक्चुअल फाइल नेम इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, आप ये एक फाइल नेम है, इफ यू वांट टू मेक अ फाइल नेम फाइल डाउनलोडेबल, अगर कोई फाइल नेम है आप उसको डाउनलोडेबल बनाना चाहते हैं कि क्लिक करके वो डाउनलोड हो जाए किसी भी लिंक से, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ये देखिएगा, आप यहाँ पर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रिंग देंगे, ये फाइल नेम लिखेंगे, और प्रिंट में आप कंटेंट डिस्पोजिशन या अटैचमेंट देंगे, ये इसके साथ जोड़ देंगे, और एक्चुअल फाइल में यहाँ पर जैसे ये करेंगे, यहाँ पर आपको ये तो कंटेंट खैर कुछ और है। बेसिकली ये वाला काम करना पड़ेगा आपको, और कॉन्कैटिनेट करके खट से यूजर क्लिक करेगा, डाउनलोड हो जाएगा। How will you get information sent via get method in PHP? तो $_get ये आपके पास है। PHP के पास ये $_get एसोसिएटिव एरे है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन गेट के थ्रू आ रही है वो लिया जा सके। ऐसी सवाल है पोस्ट के लिए, तो $_post है, ये भी एसोसिएटिव एरे है, इसको लीजिए और फॉर ईच लूप थ्रू कर दीजिए, सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा। इसी तरीके से $request क्या होता है? $request का मतलब होता है कि $get, $post और $_cookie, ये तीनों की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, चाहे गेट से आए, पोस्ट से आए या कुकी से आए। ये सबका एक तरीके से फादर फिगर है। PHP रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, कुकी सबका कंटेंट रखता है। Which function will you use to create an array? एरे को बनाने के लिए एरे फंक्शन यूज करना होता है। देखिएगा, ये एरे फंक्शन है। हाउ कैन यू सॉर्ट एन एरे? सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे, सॉर्ट यूज कर लेंगे। डिफरेंस क्या है सिंगल? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसमें ना। बड़ा आसान लगता है, ये तो आराम से आ जाएगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये रिटर्न में बहुत पूछा जाता है, खासतौर पे मैं इसको ओरल में तो नहीं कहूंगा, रिटर्न में बहुत पूछा जाता है। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में क्या अंतर है? खासतौर पे ये PHP की बात हो रही है, और देखिएगा कि ये PHP की जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे उसमें भी लागू होती है। आपके किसमें? बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है। तो उसको देखिए कैसे करेंगे कि अगर सिंगल कोड आपने लिखा है तो वो एकदम लिटरली यूज होगा। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, इसको समझा के बताऊंगा। सिंगल कोड मतलब जो भी चीज इसके अंदर होगी वही छप जाएगी। डबल कोड्स कहेंगे तो पहले ये कंटेंट इसमें आएगा, उस कंटेंट के हिसाब से चेंज होगा। ओके, जो स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसको देखिएगा कैसे होगा। ये देखिए, यहां पर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको लिखा नाम, मतलब नाम, यहां कुछ भी लिख दीजिए, x लिख दीजिए। ओके, अब मतलब मैं कह रहा हूं NAME लिखा हुआ है, आप इसकी तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमने NAME लिखा है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
अब डॉलर लिटरली में हमने लिखा माय, यहाँ डॉलर वेरिएबल लिखा, मतलब ये चीज यहाँ थी, विल नॉट प्रिंट, ये सिंगल कोट दिया। सेम चीज हमने क्या किया, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर दे दिया। अगर आपका रिजल्ट देखेंगे ना, आप इसका रिजल्ट में इस जगह तो नेम आ जाएगा, इस जगह नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल कोड में दिया। तो सिंगल कोड में जो भी आप देंगे, जो यहाँ पर दिया है, हम चाहते थे कि इसकी जगह पे नेम आ जाए, वो नहीं आएगा, लेकिन इसी जगह पर नेम चाहते थे, डबल कोट लगाते ही वो आ गया। पहला है पीएचपी क्या है, पीएचपी रिकर्सिव एक्रोनिम है। बेसिकली पी जो होता है वो पीएचपी के लिए ही है, पहला वाला। उसके बाद ये एच जो है वो हाइपरटेक्स्ट के लिए है, और बाकी ये तीसरा जो पी है वो प्री प्रोसेसर के लिए है। ध्यान दीजिएगा, पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी जेएसपी है, एएसपी है, जो आप एचटीएमएल के अंदर लिखते हैं। एचटीएमएल के अंदर आप यूं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और पीएचपी लिखेंगे, इसके अंदर अपने कंटेंट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क और एंगल से बंद कर देंगे। तो इसके ये और ये के दरमियान जो भी चीज होती है पीएचपी, यानी कि पीएचपी की तरह एड्रेस होती है। बहुत सारी काम हो सकते हैं पीएचपी से, जैसे डायनेमिक कंटेंट अगर आपको दिखाना है, डेटाबेस से चीजें लेके आनी है, सेशन ट्रैक करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आपका जो फेसबुक है वो भी पीएचपी पे बना हुआ है। अगला सवाल जो है, व्हाट आर दी कॉमन यूसेज ऑफ पीएचपी। पीएचपी जैसे हमने भी देखा कि कॉमन यूसेज क्या हो सकते हैं। तो जो सिस्टम फंक्शन है, जैसे अगर आप फाइल को रीड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, ये सारा जो कॉमन यूसेज है पीएचपी का, ये है। पीएचपी फॉर्म को हैंडल करता है, यानी कि जो भी डेटा आप दे रहे हैं वो जाता है और फॉर्म से जो डेटा आता है उसे वो एक्सेस करता है। पीएचपी सेव करता है डेटा को फाइल में, अगर आप ईमेल भेज रहे हैं, और डेटा को रिजल्ट रिटर्न भी करता है यूजर को। इसी तरीके से कि जो डेटाबेस है उसको आप उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को डेटाबेस में पीएचपी के थ्रू। ऐसे ही आप जो वेरिएबल्स हैं, कुकी वेरिएबल्स, उनको एक्सेस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। पीएचपी का यूज करके आप रिस्ट्रिक्शन भी दे सकते हैं, यानी कि आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। ये भी पीएचपी का काम है। अगला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन एम्बेड पीएचपी कोड इन एन एचटीएमएल। एचटीएमएल पेज के अंदर आप पीएचपी कोड को किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक मार्कअप है प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पर आपका एंगल ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट से बंद हुआ, और यहाँ पर पीएचपी आप लिख रहे हैं साथ में, और ये एंड है। तो जितना भी पीएचपी कोड है वो इस तरीके से आपका मार्कअप के अंदर होना चाहिए, जो स्पेशल मार्कअप मैं आपको बता रहा हूँ, तभी पीएचपी पार्सर इसे पढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएगा। 3 तरीके हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, पीएचपी कैपिटल में भी लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू पीएचपी, इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट को बंद कर सकते हैं। और जो मोस्टली यूज टैग है वो ये वाला है। php.ini देखा होगा आपने। php.ini फाइल क्या होती है, जब भी आप php इंस्टॉल करते हैं, जैसे अगर आपने लैम्प वैम्प XAMPP यूज किया हुआ तो उसमें php जब आती है, तो अगर आप जैसे आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो php.ini फाइल उसमें दिखती है आपको। ये कौन सी फाइल होती है, जो php कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसे हम php.ini कह रहे हैं, ये php कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जो भी php फंक्शनैलिटी है उसको अगर आपको देखना है, एक्सेस करना है, चेंज करना है, तो php.ini पे जाना पड़ेगा। हर बार जब भी आप PHP इनिशियलाइज करेंगे, जो सबसे पहली फाइल पड़ी जाएगी वो है php.ini। यानी कि जब भी आप ये वाला httpd जब भी ये रिस्टार्ट होगा, तो हर बार ये आपकी php.ini से कंटेंट लिया जाएगा। मान लीजिए आपका कंटेंट नहीं दिख रहा है, तो आप httpd में जाइए, उसको स्टॉप करके रिस्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं जा रहा है तो आपको php.ini का पाथ देखना पड़ेगा, और कंटेंट भी इसी में चेंज किए जाते हैं। व्हाट इज एस्केपिंग टू php। देखिए, जो php का बेसिकली php क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिए आपको कंपाइलर चाहिए, उसके लिए आपको वो इंटरप्रेटर चाहिए, तो हम इसे कहते हैं यहाँ पर php पार्सर। तो php का जो पार्सिंग इंजन है वो ये चाहता है कि मैं php को जानूं, बाकी को ना जानूं, यानी कि किस तरीके से मैं php कोड को बाकी और कंटेंट जो पेज में दिख रहे हैं उनसे अलग करूं। इसी को हम escaping to php कहते हैं। What do you mean by having php, or what do you mean by having php as white space insensitive? इसका मतलब ये होता है, वाइट स्पेसेस होते क्या है, आप अगर टैब दबाइए, आपका कर्सर आगे बढ़ेगा, आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन में कुछ भी, एंटर दबाइए कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये होते तो कुछ है, इनको जो चीज
हम लिखते ABCD हमने टाइप किया अपने कीबोर्ड से तो हमको दिखाई देगा, टैब हम करेंगे, स्पेस करेंगे, कैरेक्टर रिटर्न करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, है ना। जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है लेकिन कंटेंट है जो आपके लिखित में पढ़त में यूज होती है, उसे हम कहते हैं वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है कि आप कितने भी टैब लगा दीजिए, कितने भी आप एंटर दे दीजिए, PHP को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबको एक मिला के सबको मिला के एक कर देगा। ओके, इस PHP एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज? क्या PHP केस सेंसिटिव है? नहीं। जैसे HTML है केस सेंसिटिव नहीं है, वैसे PHP है केस सेंसिटिव नहीं है। What are the characteristics of PHP variables? PHP variables की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिएगा, सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स है PHP में वो सारे के सारे डॉलर से शुरू करेंगे, डॉलर साइन। दूसरा यह है कि जो वैल्यू है वेरिएबल का, उसमें जो भी रीसेंट असाइनमेंट आपने किया हो, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो वैल्यू इसमें रहेगी। अभी वेरिएबल को असाइन करने के लिए आप ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज होगी राइट हैंड साइड वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड को मिल जाएगी। वेरिएबल देखिए, अगर आप चाहते हैं तो अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही होता है कि आप पहले ही वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। इसका कोई इंट्रिंसिक टाइप नहीं होता है। आप देखिए, कभी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको मिलेगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। आपको PHP में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई इंट्रिंसिक टाइप नहीं। जो भी चीज असाइन करेंगे वेरिएबल, जैसे आपने किया where x equal to 10, तो ये इंटीजर ले लेगा, x where x equal to 10.3। फ्लोट ले लेगा, where x equal to कोई नाम दे देंगे, जैसे शाम दे देंगे तो शाम ले लेगा। ओके, वेरिएबल यूज बिफोर दे आर असाइंड हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी कि आप कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हैं, आपने क्या किया, उसको यूज कर लिया लेकिन अभी उसको असाइन ही नहीं किया, तो वो कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू ले सकता है। ओके, दूसरा ऑटोमेटिकली कन्वर्जन एक से दूसरे कंटेंट में, यानी कि अगर आप एक जगह फ्लोट, एक जगह इंटीजर है, या एक जगह स्ट्रिंग है, एक जगह आपका वैल्यूज है, फ्लोट मान लीजिए, इंटीजर मान लीजिए, तो जो आपस में चेंज करना है डेटा टाइप को, वो काम ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। और ध्यान दीजिएगा, PHP वेरिएबल जो है बहुत पर्ल लाइक है, इसलिए अगर आप XAMPP की बात करेंगे ना, तो XAMPP किसका सपोर्ट देता है? PHP का भी, पर्ल का, क्योंकि एक दूसरे से मिलती जुलती लैंग्वेजेस। What are the different types of PHP variables? कौन कौन से PHP वेरिएबल्स हो सकते हैं? कुल मिला के 8, मतलब मोटे तौर पे 8 डेटा टाइप्स हैं, और उसमें आप इंटीजर्स है, जैसे होल नंबर है, जैसे ये 4195 है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। डबल जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, यानी कि जैसे 3.14 है, आपको फ्लोटिंग वैल्यू मिल रही है। बुलियंस, इस बुलियन में केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, या ट्रू या फॉल्स। नल ये स्पेशल टाइप है जिसका एक वैल्यू होगी, जो दैट हैज वन वैल्यू विच इज नथिंग बट नल। नल की एक ही वैल्यू होती है, नल। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर्स का एरे होता है, यानी कि सीक्वेंस है कैरेक्टर का, और PHP सपोर्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन, जैसे ये दिया हुआ ना, ये एक स्ट्रिंग ही है। एरेज क्या होते हैं? ये एक कलेक्शन है वैल्यूज का, नेम्ड कलेक्शन है, इंडेक्स कलेक्शन है वैल्यूज का। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स ये प्रोग्राम में डिफाइन क्लास के इंस्टेंसेस है, यानी कि जिसको हम पैकेज कर सकते हैं दूसरी वैल्यूज में या फंक्शंस में, जो किसी क्लास की स्पेसिफिक हो। रिसोर्सेज क्या होते हैं फिर? रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज ऐसे वेरिएबल होते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जो रेफरेंस या एक इंडिकेशन रखेंगे जो रिसोर्सेज है बाहर, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन तो PHP में है ही नहीं। PHP बताता है कि भाई डेटाबेस में जाऊं, मुझे जाना है, मैं वहां से कंटेंट लूंगा या फिर मैं उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करूंगा, तो एक्सटर्नल रिसोर्स हो गया। तो वो जो रिसोर्सेज है वो स्पेशल वेरिएबल में रखे जाते हैं, इन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। तो ये कुछ आपके अलग अलग टाइप के PHP वेरिएबल है। व्हाट आर रूल्स ऑफ नेमिंग अ PHP वेरिएबल? PHP वेरिएबल को नाम देना, इसके रूलिंग क्या है? पहली चीज तो ये है कि जो भी वेरिएबल आप देंगे उसका नाम या लेटर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा, जैसे हमने अपने जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है वैसे।
वेरिएबल के नाम में आपका नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन आप ये प्लस माइनस परसेंट ये जो है ना, ये कैरेक्टर जो आपको दिख रहे हैं ये आप यूज नहीं कर सकते। What are the rules for determining the truth of any value not already of the boolean type? क्या रूल है इसके? तो हम जो रूल बताने जा रहे हैं ताकि हम बता सकें कि सही है कि किसी भी वैल्यू को जो हमने नॉट ऑलरेडी ऑफ बूलियन टाइप, जो बूलियन टाइप का नहीं है, उसके लिए क्या रूल है। अगर वैल्यू नंबर है, मान लीजिए वैल्यू नंबर है, वो फॉल्स हो जाएगा जब वो जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो होगा। जीरो के अलावा 1 ले लीजिए, -19 लीजिए, कोई वैल्यू ले लीजिए, वो फॉल्स हो जाएगा। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसे ही है। अगर वैल्यू स्ट्रिंग है, ये तभी फॉल्स होगा अगर इसमें जीरो कैरेक्टर है या फिर स्ट्रिंग अपने आप में जीरो है, या तो जीरो कैरेक्टर है या स्ट्रिंग अपने आप में जीरो है। बाकी कंडीशन में ट्रू होगा। जो नल टाइप है, जो अभी हमने देखा था उसमें टाइप में भी, डेटा टाइप में भी, जो नल टाइप है वो हमेशा फॉल्स रहता है। अगर वैल्यू एरे है, मान लीजिए एरे है, तो ये फॉल्स कब होगी? जब उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, अदरवाइज ये ट्रू रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर उसमें वैल्यू है तो आप क्या समझेंगे इससे कि ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि मेंबर वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपने वैल्यू असाइन की हो, इसी के बारे में समझेंगे ना। वेरिएबल रिसोर्सेस, जो वैलिड रिसोर्सेस की बात हो रही है, रिसोर्सेस हमने देखा वो ट्रू कब होगा? ये ट्रू होंगे, दैट वेरिएबल रिसोर्स आर ट्रू, although some functions that return resources when they are successful will return false when unsuccessful. वैलिड रिसोर्सेज बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, लेकिन इस केस में जो अभी हमने देखा कि कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो रिसोर्स रिटर्न करेंगे जो है ही नहीं, यानी कि अगर रिसोर्स मिल गया तो सक्सेसफुल, नहीं तो फॉल्स, अनसक्सेसफुल होता फॉल्स। और एक और चीज है इसमें कि आपको डबल बूलियंस की तरह यूज नहीं करना, उसमें डेसिमल वैल्यू होती है इसलिए। व्हाट इज नल? अब सवाल आपका उठ रहा होगा दिमाग में कि ये नल के बारे में बात तो हुई, होता क्या है? खाली है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है, क्या है? तो नल एक स्पेशल टाइप है जिसके पास केवल एक ही वैल्यू होती है, जो कि नल होती है। अगर किसी वेरिएबल को आपको नल वैल्यू देनी है तो आपको करना क्या है? जैसे डॉलर से पता चल गया कि ये माई वैर वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, इसी को नल दे दिया तो इसको नल वैल्यू मिल जाएगी। जो स्पेशल कॉन्सेप्ट आप यहां देख रहे हैं, इसको मतलब अमूमन तौर पे पुराने दौर से चला आ रहा है कि इसको आप कैपिटल दीजिए, लेकिन ये केस इनसेंसिटिव है। अगर आप इसको स्मॉल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इसको छोटा करके भी लिख सकते थे। अगर आपने किसी वेरिएबल को, अब ये माई वैर है ना, इसको आपने साइन कर दिया नल, अब इसके पास क्या क्या हो गया? बूलियन कॉन्टेक्स्ट में ये आपका फॉल्स होगा हमेशा, क्योंकि इसको नल मिला हुआ है। अगर आप इस सेट फंक्शन में इसको डालेंगे तो भी ये फॉल्स देगा आपको। हाउ विल यू डिफाइन अ कांस्टेंट इन पीएचपी? पीएचपी में कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? पहले तो एक डिफाइन फंक्शन यूज करिएगा। टू डिफाइन अ कांस्टेंट यू हैव टू यूज डिफाइन फंक्शन। ये देखिए, ये है ना, आपको एक डिफाइन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको रिट्रीव करना है, आपने डिफाइन तो कर दिया, अगर आप उसको वैल्यू रिट्रीव करनी है, चाहे आपको यूज करना है, तो आपको केवल उस का नाम यूज करना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखिए, वेरिएबल जिसमें आपको डॉलर यूज करना था, यहां पर कांस्टेंट के लिए you do not need to have a constant with a dollar. You don't need that. डॉलर की आवश्यकता नहीं है यहां पर। What is the purpose of constant function? Constant function का क्या पर्पस है? नाम ही बता रहा है कि ये आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा। इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आपको मिलेगा। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू लेना चाहते हैं, आपको उसका नाम ही नहीं पता, वो किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है, या फिर कोई फंक्शन उसे रिटर्न करना है, तो उसके लिए आपको कांस्टेंट फंक्शन यूज करना होता है। अगर आप नहीं समझ पाए तो एग्जांपल देते हैं। चलिए, आपने यहाँ लिखा डिफाइन, जैसे हमने बताया आपको डिफाइन, उसके बाद आपने लिखा मिन साइज, यहाँ पर जो भी वैल्यू देती है। आप इको मिन साइज करेंगे तो कितना आएगा? 50। आप इको डिफाइन भी करेंगे तो भी आपका, इको डिफाइन या मिन साइज करेंगे तो भी 50 ही आएगा। तो ये
लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है। जो स्केलर डेटा है, जो बुलियन, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, वो आप रख सकते हैं कॉन्स्टेंट्स में केवल। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पीएचपी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स? डिफरेंस क्या है पीएचपी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल में, इसके बारे में जानते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में अगर हम पता करने की कोशिश करें तो पहले तो आपको कांस्टेंट के सामने डॉलर नहीं लिखना पड़ता, ये भी अभी हमने देखा। जो वेरिएबल होता है उसमें डॉलर साइन आपका मस्ट हो जाता है, मैंडेटरी है। कांस्टेंट आप सिंपल असाइनमेंट से नहीं बता सकते, या असाइनमेंट नहीं होता उसमें, आपको उसको डिफाइन फंक्शन से ही डिफाइन करना पड़ता है। कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं या कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई इसकी स्कोपिंग रूल नहीं है जैसे कि आपके वेरिएबल में होती है। एक बार आपने कांस्टेंट को सेट कर दिया तो आप उसको रीडिफाइन भी नहीं कर सकते और अनडिफाइन भी नहीं कर सकते। व्हाट आर पीएचपी मैजिक कांस्टेंट्स? पीएचपी के पास बहुत सारे प्री डिफाइंड कांस्टेंट है। ओके, जो आपके मैजिक कांस्टेंट कहलाते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के लिए। तो पीएचपी प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ प्री डिफाइंड कांस्टेंट टू एनी स्क्रिप्ट। किसी भी स्क्रिप्ट के लिए प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स हैं, उन्हें हम मैजिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर इसमें है हाउ विल यू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ पीएचपी फाइल इनटू अनदर पीएचपी फाइल। किसी और फाइल में, अनदर फाइल मतलब किसी और पीएचपी फाइल में आपको इंक्लूड करना है कंटेंट किसी पीएचपी फाइल का। एक फाइल में दूसरे फाइल का कंटेंट रखना है। तो दो फंक्शन है पीएचपी फंक्शन जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ये वाला काम करना है, इंक्लूड करना है एक पीएचपी फाइल के कंटेंट को दूसरे पीएचपी फाइल में। उसके लिए एक इंक्लूड फंक्शन है आपके पास, एक आपका रिक्वायर फंक्शन है। इसके बारे में हम पहले बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। एक फैटल एरर देता है, एक नहीं देता है, मतलब स्क्रिप्ट को चलने देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड फंक्शन, रिक्वायर फंक्शन? तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये भी हम देख चुके हैं। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फाइल को लोड करने में तो रिक्वायर फंक्शन जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, रिक्वायर फंक्शन ये आपको एक एरर देगा, फैटल एरर, और वहीं पे स्क्रिप्ट को बंद कर देगा, हॉल्ट कर देगा, वहीं पे उसको समाप्त कर देगा। जबकि इंक्लूड फंक्शन एक वार्निंग देगा लेकिन स्क्रिप्ट चलती रहेगी। वार्निंग आपको मिलेगी लेकिन स्क्रिप्ट बंद नहीं होगी। हाउ डू यू ओपन अ फाइल इन रीड ओनली मोड? रीड ओनली मोड के लिए आप कैसे फाइल ओपन करेंगे? तो जैसे हमने सी प्लस इन सब में देखा है, आर है, डब्ल्यू है, आर डब्ल्यू है, इस तरीके की चीजें होती थी उसमें जो फाइल को ओपन करते थे। तो पीएचपी में जो एफ ओपन फंक्शन है वो हम यूज करते हैं फाइल को ओपन करेंगे, टू ओपन अ फाइल। तो उसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला तो फाइल नेम होता है, दूसरा मोड होता है, किस मोड में इस फाइल को आप ओपन करेंगे या उस पर ऑपरेट करेंगे। आर मोड, अगर आर डबल कोट से दिया हुआ है, आपने इसके आगे फाइल नेम कॉमा आर लगाया हुआ है, तो ये ओपन करेगा केवल रीड ओनली मोड में। ओके, और जो फाइल होगी, मान लीजिए फाइल है, तो ये पॉइंटर आपका बिगिनिंग में आ जाएगा, केवल रीडिंग के लिए होगी, कोई राइटिंग वाइटिंग नहीं होगी इसमें। हाउ विल यू रीड अ फाइल इन पीएचपी? तो उसके लिए क्या कोड है और क्या तरीका है? एक बार आप फाइल को ओपन कर लेंगे एफ ओपन फंक्शन यूज करके, तो उसके बाद आप एफ रीड फंक्शन यूज करेंगे। एफ रीड, आपको याद होगा मैंने यहाँ पहले डिस्कस किया था कि पीएचपी की बहुत सारी चीजें सी से बड़ी मिलती जुलती, इसीलिए एफ रीड वहां पर भी यूज होता था, एफ रीड यहाँ भी यूज होता है। ये फंक्शन भी दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक फाइल पॉइंटर और उसका लेंथ, कितना जो लेंथ है फाइल का वो भी इसमें बाइट में एक्सप्रेस करना पड़ता है। हाउ विल यू गेट दिस साइज ऑफ फाइल इन पीएचपी? तो उसके लिए साइज ऑफ यूज करते थे हम। यहां पर हम साइज, फाइल साइज के लिए क्या यूज करेंगे? फाइल साइज फंक्शन। ये फाइल साइज फंक्शन हमारे पास है, ये वाला देखिए ध्यान से। फाइल साइज फंक्शन हम यूज करेंगे ताकि हम साइज इसका पता कर सके। तो ये फाइल नेम लेगा, आर्गुमेंट लेगा, और फिर साइज जो होगा फाइल का वो आपको रिटर्न करेगा किस यूनिट में? बाइट्स में। बाइट्स में आपको रिटर्न होगा। हाउ विल यू चेक इफ अ फाइल एग्जिस्ट और नॉट यूजिंग पीएचपी? पीएचपी के थ्रू आप ये कैसे पता करेंगे कि फाइल वाकई एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है? उसके लिए आप फाइल एग्जिस्ट ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और इसके अंदर जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका फाइल नेम जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर कैन यू असाइन दी डिफॉल्ट वैल्यूज टू अ फंक्शन पैरामीटर्स? क्या आप फंक्शन पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यूज कर सकते हैं? यानी कि अगर आपने कोई चीज नहीं दी है, फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं किए हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हो जाएंगी। बिल्कुल, ये सत्य है, आप कर सकते हैं। आप कोई भी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू कर सकते हैं। अगर
फंक्शन कॉल करते समय कोई वैल्यू नहीं दी गई। नेक्स्ट है हाउ विल यू सेट कुकीज यूजिंग PHP। तो उसके लिए आपके पास एक सेट कुकी फंक्शन है जिसे सेट करेंगे। इसमें पैरामीटर्स है अप टू 6 आर्गुमेंट, 6 आर्गुमेंट तक आप दे सकते हैं और ये HTML टैग के पहले दिया जाता है। HTML टैग के पहले हर एक कुकी में आपको हर एक कुकी के लिए ये फंक्शन सेपरेटली अलग अलग बार चलाना पड़ता है। जैसे ये सेट कुकी है, इसमें आप देखिएगा कि नेम है, वैल्यू है, कब एक्सपायर होगा, क्या पाथ है, क्या डोमेन है, क्या सिक्योरिटी लेवल है। ये इस तरीके से 6 आप ऑप्शंस आर्गुमेंट दे सकते हैं। हाउ विल यू गेट कुकीज यूजिंग PHP। तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन होना चाहिए, क्या तरीका है। तो हम कुकीज को कैसे एक्सेस करेंगे, या तो आप कुकी डायरेक्ट यूज करेंगे या HTTP कुकी वैर्स, इससे वेरिएबल मिल जाएंगे आपको। हाउ विल यू मेक अ चेक दैट अ कुकी इज सेट और नॉट, क्या कुकी सेट हो गई है या नहीं सेट हुई है। उसके लिए आप इज सेट फंक्शन ISSET, ये काफी चीजों के लिए यूज होता है, कुकी लिख के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हाउ विल यू डिलीट अ कुकी, कुकी को डिलीट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सेट कुकी अगर आपको करना है तो सेट कुकी, इसमें नेम आर्गुमेंट केवल नाम दे दे आर्गुमेंट में, तो ये डिलीट हो जाएगी। हाउ विल यू स्टार्ट अ सेशन इन PHP में सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये सेशन स्टार्ट फंक्शन है, एक कॉल जो सेशन स्टार्ट के लिए किया जाएगा। ये सेशन स्टार्ट होगा, पहले ये दिखता है ये फंक्शन कि क्या सेशन ऑलरेडी स्टार्ट तो नहीं हो गया है। अगर नहीं तो वो स्टार्ट कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। हमेशा पेज के पहले, ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि पेज के पहले आप सेशन स्टार्ट लगाएं, बाद में नहीं। हाउ विल यू एक्सेस सेशन वेरिएबल्स इन PHP। सेशन वेरिएबल को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं PHP। तो सेशन वेरिएबल ये स्टोर होते हैं एसोसिएटिव एरे की तरह, जिसे हम $_सेशन, ये आप जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं ये बता रहा है कि ये एज एन एसोसिएटिव एरे डील किया जाता है। और फिर पूरे सेशन के लाइफ टाइम में इन वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ विल यू चेक इफ अ सेशन वेरिएबल इज ऑलरेडी सेट और नॉट इन PHP। तो हमने ऑलरेडी देख लिया था क्या सेशन वेरिएबल सेट है कि नहीं, तो इस सेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। हाउ विल यू अनसेट अ सिंगल सेशन वेरिएबल। एक सिंगल सेशन वेरिएबल कैसे अनसेट करेंगे, तो उसका एग्जांपल देखिएगा किस तरीके से हम अनसेट करेंगे। यहाँ पर आप अनसेट लिखिए, ये $_सेशन और यहाँ पर काउंटर, सिंगल सेशन वेरिएबल आपका अनसेट हो जाएगा। हाउ विल यू डिस्ट्रॉय द सेशन, सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। सेशन डिस्ट्रॉय से आप सेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा इस तरीके से, ये भी एक तरीका है। हाउ विल यू सेंड अ ईमेल और एन ईमेल यूजिंग PHP से ईमेल कैसे सेंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास मेल फंक्शन है ताकि हम ईमेल भेज सकें। इसमें 3 आर्गुमेंट्स है, वो तीनों मैंडेटरी है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा। पहला तो ये होता है कि रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जो मैसेज का सब्जेक्ट क्या है, और एक्चुअल मैसेज। और भी 2 ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये आपके आवश्यक है। तो मेल फंक्शन यूज करेंगे, टू सब्जेक्ट मैसेज, ये तीनों के तीनों आपके मैंडेटरी है। बाकी हेडर्स और पैरामीटर्स ये ऑप्शनल है, ये भी दे सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ $_files वेरिएबल इन PHP। $_file वेरिएबल, इसका पर्पस क्या है, काम क्या है PHP में। तो ये ग्लोबल PHP वेरिएबल है और ये वेरिएबल एक एसोसिएटिव डबल डायमेंशनल एरे है और ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है। इट कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी अपलोडेड आपने फाइल अपलोड की है ना, उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है। अगला है हाउ विल यू एक्सेस द अपलोडेड फाइल इन PHP। तो उसके लिए हमारे पास है $files, ये फाइल है, ये टेम्पलेट। ये आपको क्या देता है, जो भी आपने अभी फाइल अपलोड की है टेम्परेरी डायरेक्टरी में, जो वेब सर्वर के टेम्परेरी डायरेक्टरी में, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। हाउ विल यू एक्सेस द एक्चुअल नेम ऑफ द अपलोडेड फाइल इन PHP। ये तो अपलोडेड की बात होगी, एक्सेस करना। आप अगर एक्चुअल नेम चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, तो आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम चीज आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर टेम्प नेम था, यहाँ पर नेम है, तो इस नेम से आपको एक्चुअल नेम मिल जाएगा अपलोडेड फाइल का। हाउ विल यू एक्सेस द साइज ऑफ द अपलोडेड फाइल इन PHP। तो उसके लिए भी कुछ इसी तरीके से यूज करेंगे, ये बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर टेम्प नेम किया था एक्सेस करने के लिए, यहाँ पर एक्चुअल नेम जानने के लिए, यहाँ साइज कर देंगे, यहाँ साइज जानने के लिए। तो ये साइज देता है बाइट्स में अपलोडेड फाइल के लिए। हाउ विल यू एक्सेस द कंटेंट टाइप ऑफ अपलोडेड फाइल इन PHP। तो उसके लिए इसी के आगे जो यहाँ तक तो हम अभी तक देखते आ रहे हैं क्या करते हैं, या टाइप अगर हम करेंगे
तो ये आपको माइन टाइप देगा जो भी अपलोडेड फाइल का, किस तरीके की फाइल है। ऐसा नहीं है कि यार टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपकी ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, जिस टाइप की होगी, तो इसे ही हम माइन टाइप कहते हैं। मल्टीमीडिया एक बेसिकली एक्सटेंशन वाली बात कर रहे हैं। हाउ विल यू एक्सेस द एरर कोड एसोसिएटेड विद फाइल अपलोडेड इन PHP। तो उसके लिए हम यहाँ पर एरर यूज कर लेंगे। ये हमको बताएगा एरर कोड जो भी फाइल आपने अपलोड किए उसके साथ एसोसिएटेड या रिलेटेड जो भी आपको एरर होगी वो यहाँ पर इससे मिलेगी आपको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ $ग्लोबल्स वेरिएबल इन PHP। इसका क्या यूज होता है? ये रेफरेंस होता है, इसके पास रेफरेंस रखा जाता है। जो भी इस मान लीजिए आपकी यहां से यहां तक स्क्रिप्ट है, इस पूरे स्क्रिप्ट के अंदर जो भी ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल होंगे वो सारे वेरिएबल का रेफरेंस इस $ग्लोबल्स में होगा। ओके, तो जो की होगी इस एरे की, जिस एरे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो नेम, उसमें क्या होगा? ग्लोबल वेरिएबल का नाम, क्योंकि की वैल्यू पेयर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ $सर्वर वेरिएबल इन PHP। $सर्वर, अब जिस तरीके से बाकी चीजें देख रहे हैं ये भी उसी तरीके से काम करता है। इसके पास होता है हेडर, पाथ और स्क्रिप्ट, और ये एरे होता है। तो ये एक एरे है जिसके पास इंफॉर्मेशन है हेडर की, पाथ की, स्क्रिप्ट की। ये जो एंट्री है इस एरे की जो हम बात कर रहे हैं, ये वेब सर्वर बनाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर वेब सर्वर ये दे। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ $_cookie वेरिएबल इन PHP। $cookie ये एक एसोसिएटिव एरे है वेरिएबल का। एसोसिएटिव एरे जहां आता है इसका मतलब समझाना चाहिए आपको, नेम वैल्यू पेयर की बात हो रही है। HTTP कुकीज के द्वारा जो भी आपके स्क्रिप्ट चल रही है, करंट स्क्रिप्ट में जो भी आप वेरिएबल पास कर रहे हैं वो वेरिएबल एसोसिएटिव एरे में आता है, वही $cookie के पास होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ $session वेरिएबल इन PHP। तो ये भी एक एसोसिएटिव एरे है, इसके पास क्या होता है? सेशन वेरिएबल, जो भी करंट स्क्रिप्ट में जो भी चल रही है स्क्रिप्ट, उसमें जो भी सेशन वेरिएबल होगी वो इसके पास होगी। What is the purpose of $PHP_error message variable in PHP। इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस क्या होगा? जो PHP एरर मैसेज है ये एक वेरिएबल, इसमें लास्ट एरर जो होगी मैसेज में, जो भी PHP ने जनरेट की है वो इसके पास होगा। दिस इज अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, इसके पास टेक्स्ट होता है। जो भी एरर जनरेट की है PHP ने, आखिरी एरर जो जनरेट की है वो इसके पास होगा। What is EREG फंक्शन? एरेग फंक्शन ये कैसे काम करता है? तो एरेग फंक्शन ये सर्चिंग के लिए, पहली चीज तो ये EREG क्या होता है? रेगुलर पैटर्न के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। कोई भी अगर आप स्ट्रिंग स्पेसिफाई करेंगे, कोई पैटर्न स्पेसिफाई करेंगे, तो अगर पैटर्न मिलता है तो ये आपको ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो EREG उस पैटर्न को लेके ढूंढना शुरू करता है। EREG आई क्या होता है? ये EREG तो देख लिया, इसके आगे आई लग गया। ये फंक्शन कैसे काम करता है? ये केस सेंसिटिव नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो एरेगी फंक्शन जो है वो भी सर्च करता है पूरे थ्रू आउट अ स्ट्रिंग, जो भी पैटर्न दिया है ना, पूरे जगह ये सर्च करता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, उस पैटर्न को ढूंढता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं। हाउ स्प्लिट फंक्शन वर्क्स। स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है? ये क्या करता है? स्ट्रिंग को अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड करता है, और जो इनकी जैसे एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन, इनकी बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी? ये बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी? ये बाउंड्री इस तरीके से डिसाइड हैगी, जो पैटर्न का उस स्ट्रिंग में ऑकरेंस है या पैटर्न जो उसमें मौजूद है उस तरीके से बाउंड्री डिसाइड होगी। तो स्प्लिट इस तरीके से काम करता है। हाउ preg_match फंक्शन वर्क्स। ये कैसे काम करता है? PREG, इसमें भी यही है, REG रेगुलर एक्सप्रेशन। ये PREG मैच फंक्शन भी यही करता है, वो स्ट्रिंग सर्च करेगा किसी पैटर्न के लिए, अगर पैटर्न एग्जिस्ट करता है तो आपको ट्रू मिलेगा, नहीं करता है तो फॉल्स मिलेगा। हाउ preg split वर्क्स और फंक्शन वर्क्स। बिल्कुल स्प्लिट की तरह काम करता है, जो अभी हमने देखा। बस ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको एज अ पैरामीटर आप दे सकते हैं, यानी कि ये क्योंकि ये फंक्शन है ना, तो इसमें क्या चीज आ रही है, स्प्लिट की तरह काम कर रहा है। बस ये रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको ये इस तरीके से एक्सेप्ट होते हैं एज इनपुट पैरामीटर फॉर पैटर्न, यहां आप दे सकते हैं। हाउ विल यू रिट्रीव द एरर मैसेज यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन PHP व्हेन एरर ऑकर्ड। कैसे आप रिट्रीव करेंगे, पाएंगे एरर मैसेज एक्सेप्शन क्लास के थ्रू PHP में, जब भी कोई एरर होता है तो उसके लिए आप गेट मैसेज फंक्शन यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन क्लास का, जो रिटर्न करता है
जो भी मैसेज एक्सेप्शन के द्वारा जनरेट होगा वो ये गेट मैसेज रिटर्न करेगा। हाउ विल यू रिट्रीव कोड ऑफ एक्सेप्शन यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन PHP व्हेन एरर? आप किस तरीके से कोड, यहाँ एरर की बात हो रही थी, यहाँ पर कोड, जो कोड है एक्सेप्शन कोड जो भी एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है एक्सेप्शन क्लास के थ्रू, कैसे आप पाएंगे? उसके लिए आप यहाँ पर आपने गेट मैसेज किया था, यहाँ पर आप गेट कोड मेथड यूज कर लीजिए। गेट कोड मेथड वही काम करता है इसके जैसा, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जो भी एक्सेप्शन क्लास है वो जो भी कोड एक्सेप्शन या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आपको वापस है। हाउ विल यू रिट्रीव सोर्स फाइल नेम यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन PHP व्हेन एरर अकर? अगर कोई एरर होता है तो कैसे आप फाइल नेम, सोर्स फाइल नेम लेके आएंगे या रिट्रीव करेंगे एक्सेप्शन क्लास का उपयोग करते हुए? तो उसके लिए आपके पास गेट फाइल मेथड है। ये एक्सेप्शन क्लास में मौजूद है गेट फाइल मेथड, जो सोर्स का जहां जिसमें एरर हो रही है वो फाइल नेम रिट्रीव करता है या आपको रिटर्न करता है। हाउ विल यू रिटर्न और रिट्रीव सोर्स लाइन यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन PHP व्हेन एरर ऑकर्ड? ये कब करेंगे और ये कैसे करेंगे? कैसे आप सोर्स लाइन करेंगे? तो उसके लिए गेट लाइन मेथड है। सोर्स लाइन के लिए गेट लाइन मेथड है जो एक्सेप्शन क्लास में अवेलेबल है, जो आपको क्या देता है? सोर्स लाइन। अगला है हाउ विल यू रिट्रीव स्टैक ट्रेस यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन PHP व्हेन एरर ऑकर्ड? इसमें क्वेश्चन ये है कि कैसे आप स्टैक ट्रेस को रिट्रीव करेंगे एक्सेप्शन क्लास के थ्रू PHP में जब कोई एरर हो जाएगा। तो उसके लिए आप गेट ट्रेस मेथड यूज करेंगे। जैसे फाइल नेम के लिए गेट फाइल किया, सोर्स लाइन के लिए गेट लाइन किया, वैसे ही स्टैक ट्रेस के लिए गेट ट्रेस मेथड यूज किया। हाउ विल यू रिट्रीव फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ऑफ ट्रेस इन PHP व्हेन एरर ऑकर? अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए कौन सा फंक्शन होना चाहिए? उसके लिए फंक्शन है गेट ट्रेस एज स्ट्रिंग। गेट ट्रेस एज स्ट्रिंग मेथड ये आप यूज करेंगे एक्सेप्शन क्लास में है, ताकि क्योंकि ये रिटर्न करता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ट्रेस का। हाउ विल यू गेट द करंट डेट एंड टाइम यूजिंग PHP? डेट और टाइम, करंट डेट और टाइम कैसे आप पाएंगे PHP से? तो उसके लिए PHP का टाइम फंक्शन है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। डेट के सहित ये टाइम भी देता है, जो करंट डेट चल रही है उसके बाद उसके साथ टाइम भी मिलेगा आपको। ये आर्ग्यूमेंट की आपको इसमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये रिटर्न में आपको इंटीजर देता है। What is the purpose of get date function? Get date function का क्या पर्पस है? जो फंक्शन है get date, ये एक्सेप्ट करता है टाइम्स स्टैम्प और आपको बदले में देता है प्रॉपर एरे, एसोसिएटिव एरे, जिसमें डेट की इंफॉर्मेशन होती है। यदि आप किसी तरीके से टाइम स्टैम्प को ओमिट करते हैं तो ये उसी तरीके से काम करता है जो करंट टाइम स्टैम्प टाइम देता है। ये जो टाइम फंक्शन है जैसे टाइम फंक्शन देगा, अगर आप ये ओमिट कर जाते हैं टाइम स्टैम्प को तो ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये कर। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट फंक्शन? डेट फंक्शन का क्या पर्पस है? जो डेट फंक्शन है ये रिटर्न करता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। एक डेट को रिप्रेजेंट, एक डेट आपके पास आती है जो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की तरह होगी। डेट अगर आप यूं करेंगे तो इस तरीके से रिटर्न करेगा, और अब आपके पास इसका जबरदस्त कंट्रोल आ गया। जो फॉर्मेट आपको डेट रिटर्न करती है, और इसमें क्या होता है कि डेट वाई एम जैसे डी ऐसे दिया आपने, जिस हिसाब से दे रहे हैं उस हिसाब से ये आपको रिटर्न करेगा। हाउ विल यू कनेक्ट अ MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP? MySQL डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे PHP के थ्रू? तो उसके लिए MySQL I कनेक्ट फंक्शन था पहले, अब इसमें I भी जोड़ दीजिए। MySQL I होता है इम्प्रूव्ड के लिए, तो PHP आपको MySQL I कनेक्ट फंक्शन देता है ताकि आप डेटाबेस को ओपन कर सके, उसे कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए आप MySQL कनेक्ट करेंगे। ये सर्वर है, यूजर है, पासवर्ड है, नई लिंक है, क्लाइंट फ्लैग है। हाउ विल यू क्रिएट अ MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP? कैसे आप MySQL डेटाबेस बनाएंगे PHP का यूज करके? तो PHP MySQL क्वेरी फंक्शन यूज करता है इसके लिए, ताकि आप MySQL डेटाबेस क्रिएट कर सके। इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं और ये सक्सेस पे ट्रू देता है और फेलियर पे फॉल्स। जैसे ये बूल है, MySQL क्वेरी ये आपको ट्रू देगा, फॉल्स देगा, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका SQL क्या है।
आपने एसक्यूएल की क्वेरी क्या दी है और कनेक्शन पैरामीटर क्या दिए। हाउ विल यू क्लोज अ माइस्क्यूएल डेटाबेस यूजिंग पीएचपी। अब पीएचपी के थ्रू हमको माइस्क्यूएल डेटाबेस को क्लोज भी करना है। ये पहले हमने ओपन किया, फिर हमने क्वेरी चलाई, फिर उसके बाद उसके क्लोज किया। तो उसके लिए माइस्क्यूएल क्लोज फंक्शन है जो पीएचपी में आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर सकें। ये जो फंक्शन है ये लेता क्या है, ये वो लेता है जो माइस्क्यूएल कनेक्ट फंक्शन जो दे रहा है, तो ये कनेक्शन रिसोर्स जो माइस्क्यूएल कनेक्ट फंक्शन देता है उसको यूज करता है। ये रिटर्न करता है ट्रू सक्सेस पे और फॉल्स फेलियर पे। जैसे ये है बूल, माइस्क्यूएल क्लोज करेंगे आप, तो ये रिसोर्स जैसे मैंने आपको बताया, जो भी लिंक आइडेंटिफायर ये रिसोर्स के लिंक को रिटर्न करेगा इस तरीके से, बुलियन ट्रू और फॉल्स जो मैंने आपको बताया, माइस्क्यूएल क्लोज इस तरीके से क्लोज करता है। अगर रिसोर्स आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जो भी लास्ट खुला हुआ डेटाबेस होगा, ओपन डेटाबेस होगा, वो क्लोज होगा। हाउ विल यू पार्स एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग पीएचपी। पीएचपी के थ्रू कैसे आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को पार्स करेंगे, तो आप देखिएगा कि इसमें सिंपल एक्सएमएल, पीएचपी 5 में खासतौर पे एक सिंपल एक्सएमएल मॉड्यूल है जो आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को की पार्सिंग, उसे समझना और उसकी कंटेंट को निकालना, ये काम सिंपल एक्सएमएल है जो करता है। काफी इजी है, सिंपल है। और किस तरीके से करता है ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को लेता है, इसको पहले तो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ओके। फिर वो जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से आप स्ट्रक्चर्ड एक्सेस ले सकते हैं एक्सएमएल की। अगर आपको ये क्रिएट करना है सिंपल एक्सएमएल ऑब्जेक्ट किसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से जो स्टोर्ड है किसी स्ट्रिंग में, तो आप क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग को पास करेंगे सिंपल एक्सएमएल लोड स्ट्रिंग, इसके अंदर पास करेंगे, तो ये आपको एक सिंपल एक्सएमएल ऑब्जेक्ट दे देगा। कैन यू क्रिएट अ क्लास इन पीएचपी? यस, वी कैन क्रिएट अ क्लास इन पीएचपी, ये हो सकता है। हाउ विल यू ऐड अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन पीएचपी क्लास? तो उसके लिए आपके पास ये कंस्ट्रक्ट है, यू कैन कॉल दिस फंक्शन, ताकि आप डिफाइन कर सकें कंस्ट्रक्टर को, और आप इसमें पास कर सकते हैं जो पैरामीटर्स आप चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आप देना चाहते हैं। हाउ विल यू ऐड अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन टू अ पीएचपी क्लास? तो उसके लिए जैसे कंस्ट्रक्टर था वैसे आपका डिस्ट्रक्टर है, जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ऐसे डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट आप देख रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज होंगे डिस्ट्रक्टर से रिलीज करते हैं। हाउ विल यू एक्सेस द रेफरेंस, और हाउ विल यू एक्सेस द रेफरेंस टू सेम ऑब्जेक्ट विद इन द ऑब्जेक्ट इन पीएचपी? तो उसके लिए $this होता है, ये दिस, और ये अपने आप को एक स्पेशल वेरिएबल है जो अपने आप को ही रेफर करता है, यानी कि खुद को, मैं इटसेल्फ को, खुद को रेफर करता है। हाउ विल यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन पीएचपी? पीएचपी में ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप? देखिए, जैसे ही आप क्लास बनाएंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि क्लास बनानी पड़ती है, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद जैसे आपने C++ वगैरह में देखा होगा, जितनी भी आप चाहते हैं उस क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। एक एग्जांपल देखते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जो है वो न्यू ऑपरेटर्स है। जैसे बुक्स है, न्यू बुक्स फिजिक्स बना दी, न्यू बुक्स मैथ्स, और इस तरीके से केमिस्ट्री, इस तरीके से बनाते हैं। हाउ विल यू कॉल मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास इन पीएचपी? आप किस तरीके से मेंबर फंक्शन क्लास के पीएचपी में कॉल करेंगे? तो आप जैसे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को, इसके बाद आप कॉल कर सकते हैं, बी एबल टू कॉल मेंबर फंक्शंस। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इसके मेंबर फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, जैसे हम C++ और जावा और C# में करते हैं। और एक मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल को उठाएगा, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट का ही। अभी एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल आपको ये बता रहा है किस तरीके से हम टाइटल सेट करने वाले हैं, प्राइस सेट करने वाले हैं 3 बुक को मेंबर फंक्शन को कॉल करके। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का सेट टाइटल करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का टाइटल सेट होगा, यानी कि फिजिक्स और हाई स्कूल। ऐसे केमिस्ट्री का होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ का सेट टाइटल किया, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथमेटिक्स के लिए अलग हो जाएगा। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए प्राइसिंग अलग हो जाएगी, 10, 15, 7 ऐसे करके। व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? ओवरराइड मतलब कैसे करना है? अगर रेस हो रही है और दौड़ में आप किसी से आगे निकल गए तो आपने पीछे जो आपके आगे था उसको ओवरराइड कर दिया। फंक्शन ओवरराइड भी इसी तरीके से होती है। जो फंक्शन डेफिनेशन होती है ये आपका
चाइल्ड क्लास है, इसके ऊपर जिससे पेरेंट क्लास है, तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से आया है। अगर यहाँ का एक फंक्शन है एफ और यहाँ का एक फंक्शन है ये f1 और ये f2, अगर f1 और f2 दोनों एकदम बराबर है, नाम इनके सेम है, तो कौन सा चलेगा? अगर f2 चल जाता है तो ये f1 को सुपरसीड कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा, अगर दोनों एक जैसे ही है तो फंक्शन डेफिनेशन जो चाइल्ड क्लास में होगी वो ओवरराइड कर जाएगी जो पेरेंट क्लास में उसी नाम के फंक्शन है। चाइल्ड क्लास में हम डेफिनेशन मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन की, जो इनहेरिट किया है हमने पेरेंट क्लास में। जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट क्लास में मान लीजिए ऐसे सम फंक्शन है तो यही सम फंक्शन यूज होगा। आप चाइल्ड क्लास में भी सम फंक्शन अपना बना के यूज कर सकते हैं, इसको ओवरराइड कर सकते हैं। व्हाट आर इंटरफेसेस इन पीएचपी? पीएचपी में इंटरफेसेस क्या है? देखिए, फंक्शन लिखे जाते हैं, इंटरफेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जावा में इंटरफेस की उत्पत्ति हुई और वहां से वो बहुत चला, क्योंकि मल्टी जो पल इनहेरिटेंस था उसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की C++ में। तो इंटरफेसेस ये इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या हम बना सकते हैं, एक कॉमन फंक्शन का नाम जो भी इसे इंप्लीमेंट करना चाहे टू द इंप्लीमेंटर्स। तो बहुत सारे इंप्लीमेंटर, अलग अलग टाइप के इंप्लीमेंटर ये इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेसेस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई कहता है मुझे सम करना है नंबर्स, कोई कहता है सम करना मुझे स्ट्रिंग, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इंटरफेस एक तरीके से स्केलेटन है जो डेवलपर इंप्लीमेंट करेगा। जो भी आपने खाका बना दिया, आपने कहा देखिए साहब मैं आपको पनीर दे रहा हूं, मैं आपको मसाला दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से बनाएंगे। कोई कश्मीरी टेस्ट में बना देगा, कोई साउथ इंडियन टेस्ट में बना देगा, वो है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड? फाइनल कीवर्ड का क्या यूज है? PHP 5 में फाइनल कीवर्ड आया, इसने क्या किया, जो चाइल्ड क्लास है उसको रोका, प्रिवेंट किया फ्रॉम ओवरराइडिंग मेथड बाय प्रीफिक्सिंग द डेफिनेशन विद फाइनल। चाइल्ड क्लास अब ओवरराइड नहीं कर सकता वो मेथड जो ऊपर है पेरेंट क्लास में, केवल अगर आप फाइनल लगा देते। ओके, अगर आपने जो क्लास है वो फाइनल से डिफाइन किया तो उसको आप फिर एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। अगर आपने क्लास के सामने फाइनल लगा दिया तो उसको आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, यानी उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ और क्वेश्चन हमने देखे आपके PHP के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।